तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जू फैन को वहां पर उस लेक के अंदर से एक छोटी सी फेरी मिलती है जो कि एक फ्लावर फेरी होती है। तो हमारा जू फैन जो होता है अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 डोमेन को यूज करते हैं वहां पर उसको ट्रैप कर लेता है और उसे अपने हाथ में पकड़ा होता है। तो इसी के साथ 6 प्रिंस से कहता है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई छोटी सी परी है? तो वो उसे कहता है हाँ ये एक फ्लावर स्पिरिट है। तो वहां जू फैन उसे बताता है कि फ्लावर स्पिरिट जो होती है वो इस दुनिया से नहीं है बल्कि ये हीवन एंड अर्थ की एनर्जी के साथ पैदा होती है। एक ऐसी एनर्जी जो कि हीवन एंड अर्थ की वजह से एक जगह के ऊपर इकट्ठी होती रहती है। ये समझ लो कि ये भी एक दुनिया की दूसरी दुनिया का नेचुरल फिनोमिना नहीं है बल्कि जहां पर दूसरी दुनिया की एनर्जी के इकट्ठा होने के बाद जहां पर इतनी सारी एनर्जी इकट्ठी होगी कि वहां पर जो फ्लावर स्पिरिट पैदा होगी। लेकिन एक जगह के ऊपर इतनी सारी एनर्जी कहां से इकट्ठी हुई? ये वही जगह हो सकती है जहां पर ये स्पिरिट बनी होगी। ये जगह वहां पर है जहां पर से ये बनकर इस जगह के ऊपर आई है। और ऊपर से क्योंकि ये फ्लावर स्पिरिट है और फ्लावर स्पिरिट जो होती है वो वुड के साथ बनी हुई है, यानी वुड और अर्थ की एनर्जी के साथ बनी है। इसका मतलब यह है कि ये हीलिंग पावर रखती है। मुझे लगता है कि मुझे यहां पर एक जैकपॉट मिल गया है। यहां पर बहुत सारी पिल्स अपने पास रखने की बजाय अगर एक फ्लावर स्पिरिट अपने पास रख ली जाए तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है। किसी से फाइट करते वक्त और अगर आपको चोटें लगती हैं तो उस वक्त इस तरह की फेरी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है आपके जख्मों को तुरंत हील करने के लिए। 6 प्रिंस से कहता है फिर तो ये बहुत ज्यादा कीमती हुई। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा कीमती है, इतनी ज्यादा कीमती है कि तुम इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहां तक कि टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स भी इसको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि ये नेचर के अंदर अपने आप को बहुत ही आसानी से छुपा सकती है। लेकिन मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं छुप सकती क्योंकि मेरे पास आई ऑफ द वॉइड है। मैंने अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 डोमेन को यूज करते हुए एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट किया और उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर इसको पकड़ लिया है। इसका मतलब यह है कि ये यहां पर मेरे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो अब यहां पर मैंने इसको पकड़ लिया और चाहे ये कहीं पर भी जाकर छुप जाए मैं इसको ढूंढ सकता हूं। और साथ ही वो फेरी से कहता है कि तुमने यहां पर क्या सोचा था कि तुम यहां पर मुझसे बचकर निकल पाओगी? तो फेरी जो होती है वहां पर उसके सामने अपना सर झुका देती है और बेचारी काफी ज्यादा डर रही होती है। इसी के साथ ही मां जू फैन वहां पर से आगे चल पड़ता है। तो 6 प्रिंस से कहता है कि सर जू अब कहां पर जा रहे हैं? तो जू फैन कहता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं जहां पर से ये फेरी आई है, क्योंकि इस फेरी को देखकर ही पता चलता है कि ये इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई। जिस जगह के ऊपर जो पैदा हुई थी हमें उस जगह के ऊपर जाना होगा और वही जगह जो है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो जगह वही हो सकती है क्योंकि हीवन एंड अर्थ की एनर्जी इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि ये फेरी यहां पर नहीं थी बल्कि किसी और जगह से यहां पर आकर छुपी है। तो 6 प्रिंस से कहता है कि बटलर जू फैन मुझे भी अपने साथ आने दो। तो इसी के साथ ही फेरी की तरफ दिखाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और हमारे जू फैन से कहते हैं कि मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं लेकर जाऊंगी। जबकि हमारा जू फैन जो होता है उसे कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर श्योर हो गए तो मुझे उस जगह पर नहीं लेकर जाओगी। और साथ ही हमारा जू फैन जो होता है वहां पर अपनी ब्लैक आई को यूज करते हैं वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे ही वो उस एनर्जी को रिलीज करता है तो फेरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें वहां पर ले चलती हूँ। और हमारा जू फैन कहता है अब हुई ना बात, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं। जब वो लोग वहां पर से चले जाते हैं तो टोबा लियानियर कहती है कि जू फैन तो आज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल अनकेयरिंग। उसने जाते वक्त हमारी तरफ पीछे मुड़कर भी एक बार भी नहीं देखा। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि जल्दी से मेरे हाथ खोलो, हमें भी यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो भागती हुई जाती है, उसके हाथ खोल देती है। तो टोबा हुआ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें अपने फादर के पास पहुंचकर अपने फादर के पास जाकर क्वानरॉन्ग एम्पायर को छोड़कर जाना होगा। क्राउन प्रिंस के साथ और उसके पैलेस के साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सब का गुस्सा हमारे ऊपर ही उतरने वाला है क्योंकि जू फैन तो एक मॉन्स्टर की तरह है जिसे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं हो, ना ही वो किसी की कभी परवाह करने वाला है। और ये लोग चाहकर भी जू फैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन क्राउन प्रिंस हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर से निकलकर जाना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जू फैन का इल्जाम अपने सर पर क्यों लेंगे? तो लियानियर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो क्राउन प्रिंस ने अभी तक तुम्हें मार दिया होता या फिर मेरे साथ कुछ कर दिया होता। ये सब कुछ जू फैन की वजह से हुआ है कि हम लोग अभी तक जिंदा हैं। तो जबकि ल्यू फेंग उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि उसकी बहन लियानियर जू फैन से प्यार कर बैठी है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर उस लड़के के बारे में और बात नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़का तो जा चुका है, उसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना होता है। वो अपना मकसद पूरा करके जा गया है, चला गया है। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर से वापस जाना होगा। वो दोनों भी वहां पर से चले जाते हैं। तो उन दोनों के चले जाने के बाद अब यहाँ पर एक सोल्जर को दिखाता है कि वो सोल्जर जो होता है हाई वेनरेबल के पास आता है। हाई वेनरेबल अभी तक जिंदा होता है जबकि बाकी के 8 जो एल्डर्स होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। जब हाई वेनरेबल के पास आता है उसे कहता है कि सर वो मॉन्स्टर चला गया है। हाई वेनरेबल उठकर खड़े होते हैं और अपनी पजामा की तरफ देखते हैं तो उसके पैंट के अंदर उसने सूसू कर दी होती है जिसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा हो जाता है। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि वो बच्चा कब यहाँ पर से चला गया? तो उसे
उसे कहता है सर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो हाई वेनरेबल उसे कहता है तो तुम मुझे अभी यहाँ पर क्यों जगाने के लिए आए हो, तुम मुझे पहले भी यहाँ पर आकर बता सकते थे। तो वो कहता है सर टोबा सिबलिंग्स भी यहीं पर थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आप तक नहीं आ पाया। और इसी के साथ ही हाई वेनरेबल वहीं पर उस गार्ड की गर्दन काट देते हैं, उसको मार डालते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर जिंदा बच पाओगे। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम किसी को इस बारे में बताओ कि मैंने अपनी पैंट्स के अंदर सूसू कर दी थी, कि वो भी एक लड़के से डर कर। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे क्राउन प्रिंस, और क्राउन प्रिंस के पास जाता है, जाकर उसे कहता है कि सर मैं आपको जल्दी से यहाँ पर एक पिल दे रहा हूँ, इस पिल को खा ले ताकि आपको हील किया जा सके। जबकि हाई वेनरेबल उसे कहता है कि मुझे एल्डर हु के पास लेकर चलो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना बदला चाहिए, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है टोबा टाइशन का दिखाया जाता है। टोबा टाइशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा और बेटी दोनों यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस में है, और क्राउन प्रिंस जो है उसकी बेटी के साथ कुछ कुछ करना चाहता है और उसके बेटे को मारना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी आर्मी को अभी रेडी करता हूँ, अपने 8 वुल्फ वार्डन्स को रेडी करता हूँ, अभी जाकर क्राउन प्रिंस को देखता हूँ कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को पकड़ने की। जब किसी के साथ उसका जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए, फिलहाल के लिए हम लोग अपने गार्ड्स को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, अगर तुम अपने गार्ड्स को लेकर आगे बढ़ोगे तो वो सभी लोग हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगा देंगे और हमारी पूरी टोबा फैमिली को मरवा देंगे। तुम जानते तो हो कि क्वान रॉन्ग के एम्पायर में अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17-19 का एंड होगा, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टोबा टियानशेन जो होता है वो अपने 8 वुल्फ वार्डन्स को बुलाने के लिए कहते हैं। तो उसी के साथ उसके साथी जो होता है उसे कहता है कि ऐसा मत करना, जैसे तुम यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर वहां क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ोगे, इसी के साथ तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लगा दिया जाएगा, और जब तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लगा दिया जाएगा तो उसी के साथ ही तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर अब तुम्हारी वो वैल्यू नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी, अब तुम यहाँ पर कमांडर नहीं हो बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी स्क्वाड के कैप्टन हो। इसलिए यहाँ पर सोच समझकर ऐसा करना, क्योंकि कभी तुम यहाँ पर कमांडर हुआ करते थे और तुम्हारे नीचे पूरे 1 मिलियन सोल्जर्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 1 मिलियन सोल्जर्स नहीं है बल्कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स है। और ऊपर से तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ मार्च करना चाहते हो। जैसे तुम क्राउन प्रिंस के पैलेस में पहुंचोगे वहां पर एम्परर के पास काफी सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि रेडियंट स्टेज की पीक पर हैं। तुम क्या ही कर लोगे, तुम खुद भी यहाँ पर अभी तक इथेरियल स्टेज में नहीं पहुंच पाया, तुम वहां पर जाकर क्या कर पाओगे, जरा खुद सोच कर देखो। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टरों से कहते हैं लेकिन लियू फेंग मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बेटे को वहां पर वो बंदी बनाकर रखे हुए हैं और पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाले हैं, मैं जहां पर उसके बगैर क्या कर पाऊंगा। मैं जहां पर एक कमांडर तो हूं लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बाप ही हूं, मुझे जहां पर एक बाप की जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, मुझे अपने बेटे को हर हाल में बचाना है। तो इसी के साथ ही उसका साथी उसे कहता है लेकिन जरा सोचकर मुझे लगता है कि हमें जाकर ऑफिशियल से इस बारे में बात करनी चाहिए, हम लोग कोर्ट के ऑफिशियल से इस बारे में बात करते हैं और जाकर उनके सामने भीख मांगते हैं, शायद जहां पर हमारी बात मान जाए। हो सकता है कि वो लोग तुमने जो पास्ट में जो कुछ भी किया था उस सब की वजह से तुम्हारी बात को माने और यहाँ पर तुम्हारे बेटे को छोड़ दे। तो कमांडर टोबा इसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ऑफिशियल भी यहाँ पर उनके सामने कुछ भी नहीं कहते, वो सभी लोग तो खामोश बैठे रहने वाले हैं क्योंकि क्राउन प्रिंस बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया एम्परर बन जाएगा और कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर क्राउन प्रिंस के खिलाफ नहीं जाने वाला। और फिलहाल के लिए एम्परर ने फैसला जो है पूरी तरह से क्राउन प्रिंस के हाथ में दे दिया है। और वैसे भी अब हमारी यहाँ पर जैसा कि तुम्ही ने कहा कि हमारी वो वैल्यू नहीं रही, इसी वजह से वो हमारी बात को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो उनका एडवाइजर उनसे कहता है कि अगर एम्परर यहाँ पर अपने बेटे के साथ सब कुछ करते हैं, अपने बेटे को सारी प्रिविलेजेस देते हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी जनता के साथ जहाँ पर गलत करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, तो बहुत ही जल्दी जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि एम्परर हमारी बात सुनेंगे। जबकि सेम टाइम के ऊपर एक लड़की बाहर से भागती हुई अंदर आती है और उनसे कहती है कि मास्टर यहाँ पर एक मुश्किल हो गई है, यंग मिस अपने कैबिन में नहीं है, वो अपने तंबू को छोड़कर चली गई है। ये बात सुनती टोबा टाइशन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो कहां पर जा सकती है। तो नौकरानी उसे कहती है कि उसने मुझे बेहोश किया और उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गई, वो भाग गई है, मुझे लगता है कि वो क्राउन प्रिंस के पैलेस में गई होगी अपने भाई को बचाने के लिए। तो ये बात सुनते ही हमारे टोबा टाइशन जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पहले तो मेरा बेटा वहां पर था, मेरी बेटी भी वहां पर चली गई है। और साथ ही वो चलाकर कहता है कि जल्दी से 8 वुल्फ वार्डन्स को बुलाया जाए और सारे के सारे सोल्जर्स को बुलाया जाए जो मेरे नीचे हैं, हम लोग अभी क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एडवाइजर उसे कहता है कि ब्रदर टोबा प्लीज यहाँ पर मेरी बात को सुनो, प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा मत करो। टोबा टाइशन उसे कहते हैं बस करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, पहले तो मेरा एक बच्चा यहाँ पर जा रहा था और अब यहाँ पर दोनों बच्चे वहां पर क्राउन प्रिंस के पैलेस में हैं, मैं उन दोनों को बचाने के लिए अगर मुझे यहाँ पर गद्दार भी बनना पड़ा तो मैं गद्दार बनने को भी तैयार हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था अपने कंट्री के लिए वो बात तो साफ जाहिर है कि मैं अपने कंट्री का गद्दार बिल्कुल भी नहीं और कभी अपने कंट्री के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बाप भी हूँ और अपने बच्चों को बचाने के लिए अगर यहाँ पर मेरा सर काट कर दीवार के ऊपर लटका भी दिया जाए तब भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां पर जा रहा हूँ। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं अपने पर गद्दारी का लेबल
लगवाने को भी तैयार हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, और अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना तो तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मैं खुद जा रहा हूँ। और इसी के साथ टोबा टाइसन जो होता है वहां पर से बाहर निकल पड़ता है ताकि वो अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करके वहां पर से जा सके। तो बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर उसके सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं, सभी सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, जल्दी से हमें बताएं कि हमें कब यहाँ पर से निकलना, और हम लोग जल्दी से क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे टोबा टाइसन वहां पर उनको ऑर्डर देता है, वो सभी लोग कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर से क्राउन प्रिंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब किसी के साथ एडवाइजर भी निकल कर आता है, उसे कहता है कि जरा रुक जाओ टोबा टाइसन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम फिर से यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए हो? तो वो कहता है नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये कर गुजरोगे, अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम अपने ऊपर गद्दारी का लेबल भी लगवाने को तैयार हो। अगर तुम ये करने को तैयार हो तो फिर मैं भी यहाँ पर पीछे क्यों रहूं? अगर तुम जेल जाओगे तो फिर मैं भी जेल जाऊंगा, अगर तुम मरोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारा साथ देने की कसम खाई थी और मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। जब किसी के साथ दिखाते हैं कि इंपीरियल फैमिली की तरफ से एक सोल्जर वहां पर आता है और उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे रास्ता दो, कमांडर कहां पर है, और वो कमांडर के पास वहां पर सभी सोल्जर्स के बीच से निकल आता है। तो एडवाइजर कहता है कि ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैजेस्टी को इस बारे में पता चल गया है? एम्परर को कैसे पता चला होगा कि हमने अपनी फोर्सेस को रेडी किया है ताकि हम लोग जाकर क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक कर सकें और जाकर तुम्हारे बच्चों को बचा सकें? लेकिन उन्हें इतनी जल्दी यहाँ पर यह खबर कैसे मिल गई है? तो इसी के साथ ही वो ऑफिशियल जो वहां पर आता है वो उनसे कहता है कमांडर टोबा, मुझे लगता है कि आप वाकई में यहाँ पर एम्पायर के रक्षक हैं, आपको तो यहाँ पर कमांडर ही होना चाहिए था, आपको डिमोट करके एम्परर ने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो ना, आप यहाँ पर से क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़े, आपको पता चल गया कि क्राउन प्रिंस के पैलेस में कुछ बुरा हुआ है। ये बात सुनते ही हमारे टोबा टाइसन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, इंपीरियल पैलेस के ऊपर किसने अटैक कर दिया और यहाँ पर क्राउन प्रिंस के साथ क्या हुआ है? तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे बताता है कि सिक्स प्रिंस अपने साथ यहाँ पर एक ऑनर्ड गेस्ट को लेकर आया था, लेकिन वो ऑनर्ड गेस्ट एक मॉन्स्टर निकला, वो एक डीमन है जिसने यहाँ पर पहले क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक किया, उसको बर्बाद कर दिया, हमारे कुछ वेनरेबल्स को मार दिया, और उसके बाद अब यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में वो घुस गया है जहां पर वो सोल्जर्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो जहां पर भी जाता है वहां पर तबाही मचा रहा है, वो दीवारें तोड़ता हुआ इंपीरियल पैलेस के मेन पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जहां पर रास्ते में काफी सारी डेड बॉडीज को दिखाते हैं। ज़ू फैन अपने हाथ में उस फेरी को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो फेरी जानबूझकर उसे यहाँ पर गलत रास्ता बता रही होती है, जिसकी वजह से हमारे ज़ू फैन को अपने रास्ते को क्लियर करते वक्त काफी सारी दीवारें तोड़नी पड़ती हैं, काफी सारे घर तोड़ने पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता है। इसी के साथ वो फिर से वहां पर उसे गलत रास्ता बताती है, तो हमारा ज़ू फैन फिर से वो दीवार तोड़ देता है और सिक्स प्रिंस कहता है देखो तो जरा, जहां पर ज़ू फैन जिस तरफ भी आगे बढ़ता है वहां पर तबाही मचाता जा रहा है, लेकिन मैं जहां पर ये देख पा रहा हूं कि ये कितना स्ट्रॉन्गर है। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सिक्स प्रिंस आपको जहां पर से पीछे हट जाना चाहिए, हम लोग इंपीरियल पैलेस के अंदर आ चुके हैं और जैसे यहाँ पर रॉयल आर्मी आ जाएगी तो वो लोग आपको इनके साथ देकर आपको भी गद्दार मान लेगी, क्योंकि आप अपने साथ यहाँ पर एक मॉन्स्टर को लेकर आए हैं जो कि इंपीरियल पैलेस की दीवारों को तोड़ रहा है, इंपीरियल पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। किंगडम के बहुत सारे लोग मर चुके हैं और जहां पर ये बंदा, इसके ऊपर तो गद्दारी का टैग लगेगा ही, आपके ऊपर भी लग जाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर अभी वक्त में पीछे मुड़ जाना चाहिए। सिक्स प्रिंस उन लोगों से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं अपने साथ अपने मेहमान को लेकर आया हूँ, ज़ू फैन मेरे मेहमान है और मैंने उनसे वादा किया था कि जो चीज वो ढूंढ रहे हैं उस चीज के ढूंढने तक मैं उनके साथ रहूंगा, जब तक वो चीज उन्हें मिल नहीं जाती तब तक मैं उनके साथ रहने वाला हूं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर मेरे पर गद्दारी का टैग लगता है या फिर क्या लगता है। और साथ ही वो भागता हुआ ज़ू फैन के पीछे चला जाता है, जबकि मास्टर हु कहते हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि सिक्स प्रिंस के पर गद्दारी का टैग तो लग कर रहेगा, जिस तरह से वो बंदा यहाँ पर क्वान रॉन्ग की एम्पायर इंपीरियल आर्मी के लोगों को मार रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 720 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा, क्या ज़ू फैन को वो जगह मिलेगी या नहीं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा ज़ू फैन जो होता है इंपीरियल पैलेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जहां पर गार्ड्स भागते हुए एम्परर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि योर मैजेस्टी, वो बंदा जो है यहाँ से तकरीबन 1000 मीटर दूर है, वो बहुत ही जल्दी हमारे इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस जाएगा। तो योर मैजेस्टी जो होता है चुपचाप वहां पर खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सभी गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने कब से यहाँ पर ऐसे किसी बंदे को ऑफेंड कर दिया, क्योंकि क्वान रॉन्ग ने कभी किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं ली और यहाँ पर कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है जो आकर हमारे ऊपर इस तरह से आकर अटैक कर सकता है। वो लोग यहाँ पर आकर तबाही मचा रहे हैं। इसी के साथ एक और गार्ड वहां पर आता आकर कहता है योर मैजेस्टी अब सिर्फ 800 मीटर रह गया है, वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, आपको यहाँ पर से जाना होगा, अगर वो यहाँ पर पहुंचा है तो वो आपको मार डालेगा। लेकिन जो एम्परर होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर हमारे खिलाफ हमारे एम्परर पैलेस के अंदर घुस आया है, हमारे गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पर मां प्रोटेक्टिंग सेक्टर, बीस टेमिंग सेक्टर है, कम से कम उसे यहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के नाम से ही डरना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक अकेला बंदा यहाँ पर
हमारी इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस आया और जहाँ पर हमारे गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर फासला 0 रह जाता है, दीवार टूटती है। तो दीवार टूटते सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कोई तो है जो यहाँ पर आया है। तो इसी के साथ ही वहां पर सिक्स प्रिंस और ज़ू फैन निकल कर आते हैं। जैसे सिक्स प्रिंस को देखता है तो एम्परर चलाकर उसे कहता है कि मेरे बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें गद्दी चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर बाहर वाले किसी को लेकर आए हो और तुमने यहाँ पर अपने ही बहुत सारे गार्ड्स को मार डाला, पूरे पैलेस के अंदर तबाही मचा रखी है। अगर तुम्हें गद्दी चाहिए थी तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते थे। मैंने इतने से तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हो। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि फादर लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं यहाँ पर कोई रिबेलियन नहीं कर रहा, ये कोई गद्दारी नहीं हो, ना ही मुझे आपकी गद्दी चाहिए। आप अपनी गद्दी के ऊपर बैठे रहें, आपका इंपीरियल आपको ही मुबारक हो, आप यहाँ पर जो चाहते हैं वो करते रहें। हम तो यहाँ पर बस अपने मेहमान के साथ आए हैं। मैं तो अपने मेहमान को यहाँ पर लेकर आया था, दरवाजे के ऊपर जो गार्ड से कुछ ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे और हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। और ऊपर से मेरा मेहमान जो कुछ ज्यादा इंपेशेंट है, ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने मेहमान को डायरेक्टली अंदर लेकर आ गया और मेरे मेहमान ने भी वहां पर 2-4 गार्ड्स को मार दिया। अब वो लोग खुद यहाँ पर रास्ते में आ रहे थे तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते। तो एम्परर से कहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पर तुम रिबेलियन नहीं कर रहे, तो फिर तुम यहाँ पर हमारे गार्ड्स को मारकर इस तरह से अंदर जबरदस्ती क्यों घुसे हो। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि फादर मैंने आपको बताया ना, अगर गार्ड्स यहाँ पर हमें आसानी से अंदर आने देते तो फिर हम लोग चुपचाप अंदर आ जाते। उन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की थी। तो एम्परर से कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर मेरे बुलाने का वेट कर लेते और साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर इसका मेहमान कहाँ से आया है जो कि यहाँ पर हमारे लोगों को मार है, इंपीरियल पैलेस के अंदर ये सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन जो होता है वो फेरी से कहता है क्या तुम अब सही डायरेक्शन बता रही हो। तो उसे कहती है हाँ वहां पर। तो वहां पर सामने एक स्टोन होता है जो कि काफी अजीब सा लग रहा होता है। तुम्हारा ज़ू फैन उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ जाता है, जबकि एम्परर चलाकर उसे कहता है कि रुको तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और साथ ही वो सिक्स प्रिंस से कहता है कि बच्चे यहाँ पर इसको रोको। तो हमारा सिक्स प्रिंस कहता है कि फादर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पर इतने गार्ड इसके सामने कुछ नहीं कर सके तो फिर मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ, जबकि मैं खुद यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ ही वहां का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो साइड के ऊपर से आर्मी पहुंच जाती है। टोबा टाइशन अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जैसे टोबा टाइशन वहां पर आता है आने के बाद कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर लेट हो गया। तो एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि कमांडर टोबा मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर मेरी मदद को जरूर आओगे, जल्दी से आगे बढ़ो, अपने सोल्जर्स को आगे भेजो, जाकर उसको पकड़ लो, वो बंदा जो वहां पर सामने खड़ा है। तो कमांडर टोबा जो होते हैं वो भी वहां पर अपने लोगों से कहता है कि वुल्फ वार्डर्स जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उस बंदे को, उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लो। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से आवाज आती है। ल्यू फैंग और उसकी बेटी लियानियर भागते हैं वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि फादर प्लीज ऐसा मत करो, आप उसे नहीं पकड़ सकते। तो फादर उसे कहते हैं कि ल्यू फैंग लियानियर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ल्यू फैंग उसे कहता है कि फादर प्लीज यहाँ पर अपने लोगों को रोक दो, हम लोग उस बंदे को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ पर उस बंदे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारे लोग मरेंगे, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। फादर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा कभी यहाँ पर इस तरह की बात नहीं करता, ये यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कह रहा है कि हमारे लोग मारे जाएंगे, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और जैसे वहां पर वो घूर कर देखता है तो उसे वहां पर ज़ू फैन दिखाई देता है। तो टोबा टाइशन कहता है कि ये क्या, ये तो थियांजू एम्पायर का नंबर 1 बटलर है, यानी ये तो ज़ू फैन है। और जैसे वहां पर वो ज़ू फैन कहता है तो उसके अपने लोग भी वहां पर डर जाते हैं, क्योंकि 8 वुल्फ वार्डन सभी लोग ज़ू फैन को अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोगों को हमारे ज़ू फैन ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तो वो सभी लोग वहां पर उस 8 साल पहले हुई जंग को याद करते हैं कि वहां पर उनके साथ क्या हुआ था। सभी लोग वहां से अपने कदम पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। तो एम्परर से कहता है कि हमारे टोबा क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो कमांडर टोबा उसे कहता है कि सर मैं इसे जानता हूं, सिर्फ जानता ही नहीं हूं बल्कि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। तो एम्परर से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि थियांजू एम्पायर के ऊपर जब तुम लोग अटैक करने के लिए गए थे तो वहां पर डोगू ज़ेंटियान के मरने के बाद जो नया कमांडर इन चीफ बना था, क्या ये वही लड़का है। फिर साथ ही एम्परर से कहते हैं कि क्या यहाँ पर ये हमारे कंट्री के अंदर एक स्पाई बनकर आया है। तो हमारा जो टोबा टाइशन होता है वो सोच रहा होता है कि हमारा एम्परर तो बिल्कुल बेवकूफ है, आज यहाँ पर एक पावरफुल कमांडर को एक स्पाई बनकर आने की क्या जरूरत पड़ी। और साथ ही उसे कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो कोई स्पाई बनकर आया है। और साथ ही वो ज़ू फैन से कहता है कि ज़ू फैन तुमने यहाँ पर क्वान रॉन्ग के अंदर घुसकर जितने लोगों को मारा और इंपीरियल पैलेस के अंदर जबरदस्ती घुसे हो, तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया जिसकी वजह से अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि उसका बेटा और बेटी अभी भी यहाँ पर उसे इशारा खा रहे होते हैं कि नहीं फादर उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे मत बढ़ना। तो टोबा टाइशन और भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। 8 साल पहले हम लोग इस लड़के से मार खा के वापस आया था, लेकिन उस वक्त इसका पूरी की पूरी आर्मी और इसका पूरा कंट्री इसके साथ था, और इस वक्त ये लड़का हमारे कंट्री में बिल्कुल अकेला और हमारे पास हमारी पूरी आर्मी है। फिर आखिर यहाँ पर मेरा बेटा और बेटी मुझे यहाँ पर मना क्यों कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही वहां पर क्राउन प्रिंस भी पहुंच जाता है, वो अपने साथ 2 एल्डर्स को लेकर आता है। और ये 2 एल्डर्स भी आप पहले ही देख चुके हैं। 8 साल पहले यहाँ पर 3 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स ने इनके ऊपर अटैक किया था थियांजू एम्पायर के ऊपर, जिनमें से एक टाइगर था, एक जैकाल था और एक
स्नेक था। सांप तो मर चुका और सांप के बाद अब यहाँ पर टाइगर और जैकाल भी पहुंच जाते हैं। तो वो लोग वहां पर आने के बाद क्राउन प्रिंस चिल्लाकर कहता है कि वो रहा एल्डर हु, उसको पकड़े, उसको मार डालें। और जैसे ही वो लोग वहां पर ज़ूफैन को देखते हैं वो भी ज़ूफैन को पहचान लेते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के इतने सालों के बाद अब फाइनली यहाँ पर तुम हमारे हाथ लगे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 721 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में इस बड़े से पत्थर की चट्टान के अंदर से हमारे ज़ूफैन को वो मिलने वाला है जो हमारे ज़ूफैन को चाहिए। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर टाइगर और मास्टर जैकाल जो होते हैं दोनों उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हमारे ज़ूफैन से कहते हैं कि लड़के, हमने सोचा नहीं था कि फाइनली तुम यहाँ पर में दोबारा मिलोगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप से वादा किया था कि अगली बार जब तुम्हें मिलोगे अगली बार तुम्हारी वो हालत करेंगे तुम यहाँ पर खुद को पहचान नहीं पाओगे। कमीने कहीं के तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो मास्टर जैकाल वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हें वो दर्द देने वाले हैं जो दर्द तुमने हमें दिया था। तुमने हमारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था, आज हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे और ऐसे डिस्ट्रॉय करेंगे तुम यहाँ पर याद रखोगे, ना तुम मरोगे ना तुम जियोगे। जब किसी के साथ ही हमारे मास्टर टोबा टाइशन सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अब जबकि दो एथीरियल स्टेज के मास्टर्स यहाँ पर बीच में आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही क्राउन प्रिंस से कहता है कि ये क्या मास्टर लैंग, क्या आप लोगों का पहले से कोई झगड़ा चल रहा है, क्या आप इस लड़के को पहले से जानते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, इस कमीने से हमारा झगड़ा चल रहा है, कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 8 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर टियांशु के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे तो लू फैमिली की तरफ से इसी कमीने ने हम दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था, बल्कि हम तीनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था। और जैसे वो चिल्लाकर हमारे ज़ूफैन से बात कर रहा था इसी के साथ ही वहां पर से किलिन का हाथ निकलता है और उन तीनों को वहां पर पकड़ लेता है। दोनों एल्डर्स और साथ में हमारा क्राउन प्रिंस भी, वो सभी लोग वहां पर उसके गिरफ्त में होते हैं। मास्टर टाइगर कहता है कि अब ये क्या है, ये तो बिल्कुल एक सोल की तरह लग रहा है, लेकिन ये लड़का तो रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है, फिर ये लड़का सोल कैसे बना सकता है, ये तो एक एथीरियल स्टेज की सोल है। तो हमारा ज़ूफैन उनसे कहता है कमीनो, जब तुम लोग जिंदा बच ही गए थे तो फिर यहाँ पर वापिस आकर मेरे सामने दोबारा से खड़े होने की क्या जरूरत थी। तुम लोग उस वक्त जिंदा बच गए थे, तुम्हें बचे रहना चाहिए था, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने पुराने वक्त को लेकर आए हो तो फिर चलो यहाँ पर अब पुराने वक्त का बदला भी ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर पाया था और इस वक्त मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो ज़ूफैन वहीं पर अपनी मुट्ठी बंद करता है और उन चारों को वहीं पर मार डालता है। तो ज़ूफैन उनको मारने के बाद वहां पर जब उनकी सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वहां पर जो लोग यहाँ पर रेडियंट स्टेज में था उनकी बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि वुल्फ वार्डन्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का एथीरियल स्टेज में नहीं है, लेकिन इसने एथीरियल स्टेज के 2 मास्टर्स को इतनी आसानी से मार डाला। ये तो अच्छा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़े, वरना हम लोग भी यहाँ पर अभी तक मर चुके होते। और टोबा टाइशन भी यही सोच रहे होते हैं कि इसी वजह से मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे कह रहे थे कि ज़ूफैन के खिलाफ अपने वुल्फ वार्डन्स को आगे मत भेजना, क्योंकि उन लोगों ने पहले इसकी पावर लेवल्स को देख लिया होगा कि यह लड़का कितना पावरफुल हो चुका है। मैं जहाँ पर ये सोच रहा था कि नंबर्स की वजह से हम लोग यहाँ पर इसे हरा सकते हैं, इस वक्त ये अकेला है, लेकिन ये अकेला भी यहाँ पर लाखों के ऊपर भारी है। जरा इसको देखो तो सही है, बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका है, पहले से भी ज्यादा पावरफुल और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। जबकि हमारा ज़ूफैन पूरी तरह से उस स्टोन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा होता है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है सिक्स प्रिंस, क्या तुम मुझे इस पत्थर के बारे में बता सकते हो कि आज ये माउंटेन जहाँ पे छोटा पत्थर ये कहाँ से लाया गया और यहाँ पर क्यों है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि मैं भी बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ, जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं यहाँ पर आकर इसके सामने खड़ा होता था, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं देखा। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं। तो हमारा ज़ूफैन उसके ऊपर हाथ रखता है, उसे जोर लगाकर आगे की तरफ धक्का देता है। जब हमारा ज़ूफैन उसे आगे की तरफ धक्का देता है तो उसे नीचे वहां पर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है किसी ने यहाँ पर कंसीलिंग अरे फॉर्मेशन की मदद से इस एरिया को यहाँ पर सील किया हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पर नीचे एक अरे फॉर्मेशन है, लेकिन मुझसे कोई नहीं बच सकता। तो हमारा ज़ूफैन अपनी वॉइड एनाइलेशन टेक्निक को यूज करके वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। जब वहां पर अटैक करता है तो उसे वहां पर एक ब्लैक पिच एरिया दिखाई देता है, एक होल दिखाई देता है, यानी कि वहां पर ग्राउंड के अंदर एक होल होता है। ज़ूफैन जैसे ही वहां पर जाने लगता है, इसी के साथ ही एम्परर उसे कहते हैं कि रुक जाओ बच्चे, वहां पर नीचे मत जाना, मैं जहां पर यही चाहता हूं कि तुम वहां पर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम वहां पर गए तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे। अब जबकि जहां पर तुमने इसको ढूंढ लिया है तो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। ये जो जगह है ये जगह हमारे क्वान रॉन्ग के लिए एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती की जगह है। इस जगह को हम लोग खुद भी छुपा कर रखना चाहते ताकि दुनिया को कभी इसके बारे में पता ना चल सके। अब यहाँ पर अगर तुम इसके अंदर जाने वाले और मुझे लगता है कि तुम जाओगे और वहां पर से जो लोग निकल कर आएंगे वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा, फिर चाहे वहां पर नीचे जो भी हो। तो ज़ूफैन जंप लगा देता है, सिक्स प्रिंस भी उसके पीछे पीछे भागता है। तो एम्परर उसे कहता है कि बच्चे तुम तो रुक जाओ, तुम उसके पीछे मत जाओ। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि फादर क्या आपको पता है कि मुझे इस जगह के बारे में पहले से पता है, मुझे पता है कि ये पत्थर हिलता है और इसके नीचे से कोई निकलता है, और मुझे ये भी पता है कि ये हमारे इंपीरियल फैमिली यहाँ
फिर हमारे क्वानरॉन्ग के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी की वजह क्यों है। और मुझे लगता है कि सर जू फैन की मदद से हम लोग अपने नाम के ऊपर लगी हुई शर्मिंदगी को हटा सकते हैं और इस जगह से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसी वजह से मैं वहां पर नीचे जाना चाहता हूं। मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा चुका हूं, मैंने जू फैन को देखा है जू फैन क्या कर सकता है और मुझे लगता है कि जू फैन जहां पर इस जगह को खत्म कर सकता है और इसी के साथ वो भी जंप लगा देता है। जबकि टोबा टाइशन उसे कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता, आप मुझे बताएं कि आखिर इसके नीचे है क्या। जबकि इसी के साथ ही एम्परर से कहता है कि कमांडर टोबा मैं चाहता हूं कि जैसे ही यहां पर मेरे बच्चे यहां पर से बाहर निकलें अपने लोगों को लो और यहां पर से भाग जाओ। तो वो उसे कहता है सर इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि यहां पर से जो निकलेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो यहां पर आने के बाद तबाही मचा देंगे। तो टोबा टाइशन उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, यहां पर से कौन निकलेगा। इतनी देर में लियू फेंग और उसकी बेटी दोनों ही भागते हुए उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देते हैं। जब वहां पर लियानियर जंप लगाती है तो उसके पीछे पीछे लियू फेंग भी जंप लगा देता है और वो दोनों वहां पर अंदर चले जाते हैं। तो एम्परर कहते हैं लो कमांडर टोबा अब तो तुम्हारे बच्चे भी वहां पर अंदर चले गए हैं। अब जबकि जहां पर इतने सारे लोग अंदर चले गए हैं मैं चाहता हूं कि अगर उनमें से कोई भी जहां पर बाहर निकल कर आता उसे लेकर भाग जाना, खास तौर पर मेरे बेटे सिक्स प्रिंस को लेकर जहां पर से चले जाना। जबकि उस लड़के जू फैन ने जहां पर एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को मारा तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनमें से किसी को जिंदा लेकर बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं जहां पर यही उम्मीद करता हूं कि वो लोग जिंदा आए क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। तो टोबा टाइशन भी हैरान हो रहा है कि एम्परर किस बात से डर रहा है, जहां पर नीचे है क्या जिसकी वजह से एम्परर इतना ज्यादा डर रहा है। तो टोबा टाइशन उसे कहता है कि योर मैजेस्टी क्राउन प्रिंस की बॉडी का क्या करना है। तो उसे कहता है कि इसकी बॉडी को कुत्तों को खिला दो। तो ये बात सुनने के बाद टोबा टाइशन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहीं पर नीचे का सीन दिखाता है कि जू फैन सबसे पहले नीचे लैंड करता है तो वहां पर सामने केव होती है जो कि काफी लंबी आगे तक जा रही होती है। जबकि इसी के साथ उसके पीछे गिरने की आवाज आती है। क्राउन प्रिंस, लियानियर और साथ में लियू फेंग तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर आकर गिरते हैं। तो जू फैन कहता है कि बेवकूफो तुम लोग जहां पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जहां पर नीचे क्यों आए हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 772 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये केव किसने बनाई है और इस केव के अंदर कौन है जिसकी वजह से एम्परर भी डर रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लियानियर, लियू फेंग और साथ में सिक्स प्रिंस वो तीनों ही वहां पर नीचे जंप लगाते हैं। तो जू फैन उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इस केव को देखकर ही पहचान सकते हो और इस केव को देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कंसीलिंग अरे फॉर्मेशन को यूज किया गया और साथ ही यहाँ पर सैक्रेड स्टोन्स की मदद से अरे फॉर्मेशन को बिछाया गया है। इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारे सेक्टर की रीच से तो बियॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे एल्डर्स का सामना करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्सपर्ट्स होने वाले हैं और तुम लोग यहाँ पर आने के बाद बच नहीं पाओगे। इसका मतलब जाके तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू फैन आपको तो पता है कि मैं यहाँ पर आपके साथ एंड तक रहने वाला हूँ जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाती जो आप यहाँ पर क्वानरॉन्ग में ढूंढने के लिए आए थे। आधे रास्ते में मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो जू फैन कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर बाकी का रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा और तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। जब किसी के साथ ही हमारी लियानियर उसे कहती है कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से ऑफेंड कर दिया और साथ ही हमारे मैजेस्टी जो है वो यहाँ पर किसी ग्रेट क्लैमिटी को छुपा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर क्वानरॉन्ग के लिए वो करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी है तुम्हारे साथ मिलकर उसको हराएंगे और उसके बाद हो सकता है कि एम्परर हम सभी को माफ कर दें। अगर एम्परर ने कमांडर टोबा और हम सभी को माफ कर दिया तभी हम लोग यहाँ पर क्वानरॉन्ग में रह पाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा लियू फेंग कहता है कि चलो तुम यहाँ पर इस वजह से आई हो लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर से तुम लोग जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस जगह के ऊपर आना चाहते हो और उसके बाद जहाँ पर से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। फिर साथ ही वो उसके ब्रदर लियू फेंग से कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन लियानियर के लिए आया हूं। तो जू फैन कहता है कि हाँ यहाँ पर मजाक चल रहा है, तुम्हारा मजाक सबसे ज्यादा भद्दा था, तुमने यहाँ पर अपनी बहन के पीछे भी यहाँ पर छलांग लगा दी। तो इसी के साथ ही जू फैन कहता है चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, वापिस ऊपर चले जाओ। तुम्हारे लियानियर उसे कहते हैं कि हम लोग वापिस कैसे चले जाएं, हम लोग ऊपर उड़ नहीं सकते। ये केव एक ऐसी केव है जिसके अंदर हम लोग उड़कर वापिस ऊपर नहीं जा सकते और ना ही हमें पता है कि ऊपर की ऊंचाई कितनी ज्यादा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो सिक्स प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि जबकि हम लोग ऊपर से नीचे गिरे, हम लोग उड़ना चाहते थे यहाँ नीचे सेफ लैंडिंग के लिए, लेकिन रास्ते में हमारी पावर्स खत्म हो गई। तुम्हारा जू फैन कहता है कि शायद तुम लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। ये जगह बाकी की दुनिया से थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक 7th ग्रेड की अरे फॉर्मेशन को बिछाया गया है। तुम सभी लोग यहाँ पर 6th ग्रेड की अरे फॉर्मेशन से तो निमट सकते हो, लेकिन 7th ग्रेड की अरे फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी अरे फॉर्मेशन होती है जो कि रेडियंस जो कि एथेरियल स्टेज से नीचे हर एक को इफेक्ट करती है। अगर तुम यहाँ पर एथेरियल स्टेज में तभी तुम इस अरे फॉर्मेशन का मुकाबला कर सकते हो। क्योंकि मैं भी रेडियंट स्टेज में हूँ लेकिन मैंने पहले अपनी एथेरियल स्टेज की सोल को बना लिया
हुआ है, इसी वजह से मैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मेशन के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। फिर साथ ही हमारा ज़ू-फैन कहता है कि मैं तुम सभी से यही कहूँगा कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर से वापस नहीं जा सकते तो चलो फिर मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन चुपचाप मेरे साथ चलना। तो ज़ू-फैन आगे आगे चल रहा होता है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ज़ू-फैन तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये जगह किसने बनाई होगी, इंपीरियल पैलेस के नीचे जहाँ पर ये केव किसने बनाई होगी। तो ज़ू-फैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ऐसे ने ये केव बनाई है जो कि क्वान रॉन्ग से है। मुझे लगता है कि ये इथीरियल स्टेज के मास्टर्स ने बनाई है, और इथीरियल स्टेज के मास्टर्स हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वान रॉन्ग के अंदर है ही नहीं। पूरे क्वान रॉन्ग में एक भी इथीरियल स्टेज का मास्टर नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीस्ट टेमिंग सेक्टर का ही काम हो सकता है। और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स का काम है। उनमें से कुछ ऐसे एल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इस केव को बनाया होगा। और जिस तरह से इस रे फॉर्मेशन को सील किया गया और सिर्फ इथीरियल स्टेज के मास्टर अंदर आ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये रे फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। उन्होंने इस रे फॉर्मेशन को अपने लिए बनाया ताकि कोई यहाँ पर नीचे ना आ सके। क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? लियू फेंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ इथीरियल स्टेज के मास्टर यहाँ पर आ सकते हैं। तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है हाँ, यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर करते क्या होंगे? तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, जहाँ पर हमें कोई मिलेगा उससे पूछेंगे कि यार वो लोग यहाँ पर करते क्या है। तुम्हारा ज़ू-फैन उनसे कहता है कि लोअर 3 सेक्टर से तो मुझे यहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे जैसा कंट्री जो है जिसके अंदर कोई भी इथीरियल स्टेज का मास्टर नहीं है, वो लोग यहाँ पर आकर जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर ज़ू, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे होते हुए हमें कोई टच नहीं कर सकता, फिर चाहे आगे से कोई इथीरियल स्टेज का मास्टर ही क्यों ना निकल आए। तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं कर सकता। तो लियानियर उसे कहते हैं लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग जो वो तो क्वान रॉन्ग एम्पायर के गार्डियन सेक्टर्स में से हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो लोग हमारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग वहां पर अगर उनका हमारा सामना किसी एल्डर के साथ होता भी है तो हम लोग उनके सामने जाकर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोग क्वान रॉन्ग एम्पायर से हैं, और वैसे भी बीस्ट टेमिंग सेक्टर तो एक राइटियस सेक्टर है। तुम्हारा ज़ू-फैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो लियू फेंग उसे कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे हम लोग उनके पास जाएंगे, अगर कोई एल्डर मिलता भी है तो हम अपनी आइडेंटिटीज उनके सामने रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम लोग कमांडर टोबा के बच्चे हैं, और जहां पर गलती से आ गए हैं तो वो हमें माफ कर देंगे और जहां पर से वापस जाने नहीं देंगे। तुम्हारा ज़ू-फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बेवकूफो, इस फॉर्मेशन को यानी इस केव को फॉर्मेशन लगाकर इसलिए सील किया गया है ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब मुझे बताओ कि बिना इजाजत अगर किसी के घर के अंदर घुस जाओगे जहां पर कोई नहीं चाहता कि तुम लोग आओ, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? वो तुम्हें मार डालेंगे। यानी कि जहां पर जो भी है वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा और ना ही तुम्हारी आइडेंटिटीज को देखेगा, वो तुम्हें ठिकाने लगा देगा। इसलिए इस बार में तो भूल ही जाओ कि तुम उनसे बात करके उनके मना पाओगे। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर ज़ू, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तो ज़ू-फैन कहता है मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ अपनी रक्षा करूंगा, बाकी सभी लोग अपना अपना देखना, मुझे तुम में से किसी की कोई परवाह नहीं है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि आप बस भी करो बटलर ज़ू-फैन, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम बाहर से अपने आप को टफ दिखाते हो लेकिन अंदर से तुम एक बहुत ही नरम दिल इंसान हो, जैसा कि मुझे अच्छी तरह से पता है। लास्ट टाइम तुम्हारे मरने के बारे में जो अफवाह फैली थी, वहां पर तुम अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर जा रहे थे। मैंने सुना है कि उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए तुमने वहां पर एल्डर्स के सामने खड़े होकर उन सभी को रोका ताकि वो लड़कियां वहां से निकलकर जा सकें, क्योंकि तुम्हें उनकी परवाह थी। तो लियानियर भी वहां पर सोच रही होती है कि वाकई में ज़ू-फैन किसी लड़की के लिए ऐसा कर सकता है कि लड़कियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। तुम्हारा ज़ू-फैन कहता है कि वो एक फेक न्यूज़ थी, अगर मैं वहां पर मर चुका होता तो फिर तुम्हारे सामने जिंदा कैसे हूं? मुझे सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करता हूं। और साथ ही मैं ज़ू-फैन सोच रहा होता है कि नहीं लगता है कि मैं इनविंसिबल हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं। अगर मैं वाकई में डरता नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पर हिमालय सॉवरियन से बचने के लिए इस जगह के ऊपर उस खास जगह को ढूंढने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही मुझे यहाँ पर अपनी प्यारी बीवी किंग चैंग को छोड़कर आना पड़ता। तो इसी के साथ ही उन्हें सामने से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। एक लड़की वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, एक लड़की यहाँ पर क्यों चिल्ला रही है? तो इसी के साथ ये सभी लोग भागते हुए अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे रूम होते हैं। उनमें से एक रूम जो होता है वो आधा ओपन होता है। तो ये सभी लोग अब भागते वहां पर उस रूम की तरफ जाते हैं। उस रूम के अंदर से अभी भी उस लड़की की आवाजें आ रही होती है, उस लड़की के चिल्लाने की। तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, लियानियर सबसे पहले वहां पर दरवाजा क्योंकि थोड़ा सा खुला होता है, वहीं पर से वो अंदर की तरफ देखते हैं तो वहां पर टेक्स्ट टुक्स हो रहा होता है। तुझे देखने के बाद वो शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती है, जबकि एल्डर चिल्लाकर कहता है कौन है वहां पर, कौन यहाँ पर मुझे छुप कर देख रहा है? तुम्हारा ज़ू-फैन और उसकी टीम वहां पर अंदर आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर अपना काम बीच में छोड़ देता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अंदर आने की? आए तुम लोग हो कौन और तुम लोग मेरे ट्रेनिंग रूम में कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ? तुम्हारा ज़ू-फैन उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम बीस्ट टेमिंग सेक्टर से हो। क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया? क्योंकि मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं। अब जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को रैप अप करो, वरना जिस तलवार के साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो मैं तुम्हारी उस तलवार को ही काट दूंगा।
तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है यहाँ पर इस जगह के ऊपर ये ट्रेनिंग रूम्स क्यों बनाए गए हैं और इन ट्रेनिंग रूम्स के अंदर जो किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफान और उसकी टीम जो होते हैं वो एक ट्रेनिंग रूम के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर एक एल्डर जो होता है वो एक लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो हमारा ज़ूफान वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, बताओ कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे पहुंचे और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ठीक हो, जो कि कल्टिवेटर्स के लिए कल्टिवेट करने के लिए परफेक्ट हो। तो ये बात सुनती है एल्डर वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कमीने लोग कौन हो और तुम लोग कैसे यहाँ पर मेरे ट्रेनिंग रूम तक पहुंचे हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर पागल हो जो कि यहाँ पर अंदर घुसा है और उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर हूँ और तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, इसका मतलब है कि अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो वो सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये तो वाकई में बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर निकला। तो माँ ज़ूफान उसे कहता है कि हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग यहाँ पर मरने के लिए ही आए हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हैं, तो कम से कम अब ये तो बता दो कि हम लोग कौन सी जगह के ऊपर है, ये केव किस जगह के ऊपर बनी हुई है, यानी कि हमें लोकेशन के बारे में बता दो, क्योंकि अगर हम लोग मरने वाले तो कौन सा किसी को जाकर बता देंगे। तो एल्डर उसे कहता है कि एक मरने वाले इंसान को जानने का कोई अधिकार नहीं होता और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है हमारे ज़ूफान के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है कि तुमने मेरी ट्रेनिंग को बीच में रोका है, जिसकी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। तो जैसे वो ज़ूफान के करीब पहुंचता है, हमारा ज़ूफान वहीं पर से अपने किलिन के हाथ को निकालता है और उसी के साथ उसे वहां पर पीछे वाली दीवार के साथ पटक कर मारता है। तो एल्डर कहता है कि आए तुम हो कौन और तुमने यहाँ पर इस सोल को कैसे निकाला। तो हमारा ज़ूफान उसे कहता है कि एक मरने वाले इंसान को यह जानने का कोई अधिकार नहीं और साथ ही हमारा ज़ूफान उसकी बॉडी को वहीं पर फोड़ देता है। जब वो मर जाता है तो उसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां से भागना शुरू कर देती है। तो लड़की डर के मारे वहां से भागकर जा रही होती है, जैसे वो दरवाजे की तरफ भागकर जा रही होती है। इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस से पता नहीं क्या होता है कि सिक्स प्रिंस वहीं पर से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उस लड़की को गले से पकड़ लेता है। बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि सिक्स प्रिंस को क्या हो गया, इसने उस लड़की को क्यों पकड़ लिया है। तो सिक्स प्रिंस उस लड़की को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है और उसका गला दबाकर उस लड़की बेचारी को वहीं पर मार डालता है। तो ये देखने के बाद हमारी लियानियर कहती है कि जहां पर इसके साथ क्या हो गया, सिक्स प्रिंस को अचानक से क्या हो गया, इसने उस लड़की को क्यों मार दिया है। तो वो ज़ूफान से कहते हैं कि ज़ूफान क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो, सिक्स प्रिंस को क्या हुआ, उसने यहाँ पर इस लड़की को क्यों मारा है। तो हमारा ज़ूफान कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो वो उसे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए ना, वो तुम्हारा दोस्त और तुम उसके साथ यहाँ पर आए हो। तो हमारा ज़ूफान उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि उसने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो जाकर उसी से पूछ लो उसने लड़की को क्यों मारा है। तो लियानियर जो होती है वो सिक्स प्रिंस से पूछने लगती है, तो इसी के साथ उसका ब्रदर उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं उससे मत पूछो, उसके पास अपनी कोई वजह होगी उस लड़की को मारने की। तो इसी के साथ ही वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उनके सामने फिर से वहां पर रूम्स आ जाते हैं। तो हमारी लियानियर कहते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो हमारा ज़ूफान कहता है बेवकूफ कहीं की, अगर यहाँ से बाहर निकलने का या फिर अंदर आने का कोई रास्ता नहीं होता तो फिर अभी जहाँ पर जो कपल ट्रेनिंग कर रहा था वो कैसे आकर यहाँ पर कर रहा था, वो किसी ना किसी रास्ते से तो अंदर आए ही होंगे। अब मुझे लगता है कि जहाँ पर इस जगह के ऊपर इतने सारे रूम्स हैं और उसने कहा था कि वो 20 टेमिंग सेक्टर से और यहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के लिए आया, तो उसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पर आते जाते होंगे, वो लोग यहाँ पर आकर इन रूम्स के अंदर बैठकर ट्रेनिंग करते होंगे। तो ज़ूफान जाकर दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है लेकिन यहाँ पर रे फॉर्मेशन काफी ज्यादा अलग है, ये हमारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर की तरह है, हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरह की रे फॉर्मेशन है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स ही अंदर आ सकते हैं। इस जगह के ऊपर भी यहाँ पर ऐसी रे फॉर्मेशन को बिछाया गया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स ही अंदर बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स तो है नहीं और ना ही हमें यहाँ पर सही टेक्निक्स आती हैं। तो वहाँ ज़ूफान उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि हम लोग बीस्ट टेमिंग सेक्टर की जमीन पर हैं। तो ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि तुमने तो भी यहाँ पर यही कहा और साथ ही उस बंदे ने जिसको तुमने मार डाला उसने भी तो यही कहा था। तो वहाँ ज़ूफान कहता है नहीं उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था कि वो बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर है, उसने ये नहीं कहा था कि वो बीस्ट टेमिंग जमीन के ऊपर है, यानी कि ये उनका सेक्टर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, फिर तुम यहाँ पर इस बारे में कैसे श्योर हो। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसको गेस किया है। तो वहाँ ज़ूफान उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्या हम लोग इसी तरह फिर आगे बढ़े। तो क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, जबकि लियानियर वहां पर सोच रही होती है कि ज़ूफान जहां पर से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, उसने कहा था उसे कुछ चाहिए, जबकि सिक्स प्रिंस उसके साथ साथ यहाँ पर चल रहा है। मुझे लगता है कि जहां पर सिक्स प्रिंस को भी कुछ चाहिए और वो इसी वजह से ज़ूफान का फायदा उठा रहा है, यानी कि ज़ूफान अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है, सिक्स प्रिंस अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों को चाहिए क्या। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर मैं
मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हूँ, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप ढूंढ ले और मैं आपके साथ साथ जहां तक आप जाएंगे वहां तक जाऊंगा। आगे जहां पर भी जाना है ये आपका फैसला होगा, आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मेरे लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर से वापस भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह से यहाँ पर वापस जाते हो तो फिर तुम्हारे क्वान रॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ पर जो भी कह रहे हैं और आप मेरे लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फैन होने के नाते मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा, फिर चाहे जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली के साथ जो मर्जी हो जाए। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है चलो फिर अच्छी बात है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लियानियर अभी भी सोच रही होती है कि आज यहाँ पर इन सभी के बीच में चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर आपस में कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। तुम्हारा ज़ूफेन वहीं पर दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी दूसरी आई को एक्टिवेट करता है, आई ऑफ द एक्लिप्टिक थंडर फायर को यूज करता है। जैसे वो यहाँ पर उस थंडर फ्लेम वाली टेक्निक को यूज करता है तो शायद वो यहाँ पर उस दरवाजे के ऊपर लगी फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।